है वो इंडिया के पेनिनसुला का पार्ट है और इंडियन पेनिनसुला में जो एक इम्पोर्टेंट रिवर है वो है गोदावरी। गोदावरी रिवर, और ये इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो है गोदावरी, और इसीलिए इसे साउथ की गंगा कहा जाता है, साउथ गंगा। इसका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है, वेस्टर्न घाट से ही होता है। और वेस्टर्न घाट में नासिक के पास, जो महाराष्ट्र का एक सिटी है, उस नासिक के पास वेस्टर्न घाट का एक एरिया पड़ता है जिसे हम कहते हैं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, वहीं से इस रिवर का ओरिजिन होता है। और ये रिवर वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है, और ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश जो एक स्टेट है, वहां पर बे ऑफ बंगाल में फॉल डाउन हो जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। और इस रिवर की कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिवर को जो वाटर है वो इन ट्रिब्यूटरी की वजह से मिलता रहता है। तो उनमें ऊपर से पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, ये कुछ फेमस ट्रिब्यूटरी है जो लेफ्ट साइड से इससे आके मिलती हैं। साथ में इसको बहुत सारा पानी या वाटर, क्योंकि इस रिवर को जो वाटर ज्यादातर मिलता है वो मानसून के द्वारा मिलता है, ग्लेशियर साउथ इंडिया में होते नहीं, तो इससे कई बार मानसून के बाद इस रिवर में काफी ज्यादा पानी की कमी पड़ती है, लेकिन जो ये ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें ज्यादा पानी कंट्रीब्यूट करती हैं, और इसलिए ये रिवर साउथ इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट रिवर कहलाती है। और इस रिवर के आसपास के एरिया में साउथ इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें आपको साउथ इंडिया में इस रिवर के बेसिन के आसपास ही दिखाई देंगी। और फिर बाद में ये बे ऑफ बंगाल के पास अपना जो डेल्टा बनाती है, उसके जस्ट पास में ही कृष्णा रिवर जो भी महाराष्ट्र से निकलती है उसका भी डेल्टा भी बनता है। तो इस रिवर के जो एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी काफी ज्यादा है, मतलब एक एरिया में कितने सारे लोग रह रहे हैं पर किलोमीटर के आसपास, उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वाटर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इसके लिए, लाइफ के लिए, और उस लाइफ को पूरा करने में गोदावरी रिवर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और इसीलिए गोदावरी रिवर पर कई सारे डैम भी बने हुए हैं जिससे कि साउथ इंडिया की जो नीड है उनको भी पूरा किया जा सके। और इधर से अगर नीचे से हम बात करें तो इससे वरुणा, पूर्णा, ये सारी रिवर भी इससे आके मिलती हैं।
तो ये भी इसमें वाटर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है गोदावरी रिवर में, और गोदावरी रिवर को एक तरीके से लाइफलाइन बनाती है साउथ की। और ये वेस्टर्न घाट का जो एरिया जो हमने पहले भी देखा था, बालाघाट, हरिश्चंद्र, बालाघाट, हरिश्चंद्र, इन रेंजेस से भी होते हुए गोदावरी रिवर आती है। और इसके आसपास के एरिया में एक और रिवर जो काफी ज्यादा फेमस है वो है मंजरा, मंजरा रिवर। और मंजरा रिवर के आसपास ही एक निजाम सागर, इस निजाम सागर का डेवलपमेंट हुआ है डैम बनने की वजह से। डैम बनाया गया तेलंगाना के पास, और उस डैम की वजह से जो पानी स्टोर हुआ उसी से यहाँ पर मंजरा रिवर का डेवलपमेंट हुआ है। तो मंजरा रिवर भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी रिवर की। तो ये गोदावरी रिवर के इंपॉर्टेंट एरिया है। और इस गोदावरी रिवर के आसपास के एरिया में साउथ इंडिया का आयरन ओर इंडस्ट्री, वो भी हमें दिखाई देता है। और कुछ फेमस स्टेट की बात करें जिन जिन से गोदावरी रिवर जाती है, तो ऊपर वाला जो स्टेट है जहां से इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र, आमचा मुंबई वाला। उसके बाद तेलंगाना जो 2014 में इंडिया का सबसे न्यू वाला स्टेट बना है। और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। ये तीन एरिया एक तरीके से दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर ले तो कुछ ना कुछ एरिया आपको छत्तीसगढ़, कुछ एरिया थोड़ा सा उड़ीसा, इन दो स्टेटों में भी दिखाई देता है। और एंशियंट टाइम में भी बहुत सारी किंगडम, चाहे चोल, चेर, पांड्या हो, या फिर डेक्कन में मुगल सल्तनत हो, वो सब भी इस गोदावरी रिवर के थ्रू ही कहीं ना कहीं अपना जो लैंड रेवेन्यू है उसकी वसूली किया करते थे। तो गोदावरी रिवर एक इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करती थी साउथ इंडिया में लैंड रेवेन्यू का, और उसका रीजन फर्टाइल लैंड का होना, क्योंकि गोदावरी रिवर के पास फर्टाइल लैंड है, इस वजह से साउथ इंडिया में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और जो आगे गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, रिवर लिंक प्रोजेक्ट, इस रिवर लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू एक प्रोजेक्ट को साउथ इंडिया में भी चला रहा है जहां पर गोदावरी रिवर को कृष्णा रिवर से जोड़ा जा रहा है। और उसका एक मेन रीजन ये है कि कैसे हम लोग तेलंगाना का जो एक एरिया है जहां पर काफी कम रेनफॉल होती है और वाटर की कमी है, उसमें एक्स्ट्रा वाटर को कैसे पहुंचाया जाए। और उसके लिए जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसे हम कहते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट। और ये पोलावरम प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है कि वाटर को कृष्णा और गोदावरी, जिसमें भी सरप्लस वाटर है, एक पोलावरम कैनाल बनाई जा रही है। और उस पोलावरम कैनाल के थ्रू पहले वाटर को एक हिली एरिया के ऊपर लेके जाया जा रहा है। देखिए वाटर की जो खासियत रहती है कि अपर वाले पार्ट से आएगा, नीचे वाले पार्ट की तरफ जाएगा। लेकिन अब हमारे पास वाटर कहीं पहुंचाना है, तो अगर हम उसे एक बार ऊपर वाले एरिया में लेके चले जाएं तो उसके बाद उसका नेचुरल फ्लो नीचे की तरफ हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा शहरों में भी बहुत सारी टंकियां बनी होती हैं, बड़े बड़े शहरों में आपको दिखेंगी थोड़ी सी ऊपर वाली हाइट पे,
और वहां पर पानी स्टोर होता है और फिर वहां से पानी को छोड़ दिया जाता है, फिर वो अपने आप पाइप ड्रिंकिंग वाटर में चला जाता है। तो इससे क्या है, एनर्जी बहुत कम यूज करनी पड़ती है। ऐसे ही पोलावरम प्रोजेक्ट एक लिफ्ट प्रोजेक्ट है, इसका पूरा नाम है पोलावरम लिफ्ट प्रोजेक्ट। तो बड़े बड़े मोटर लगाए गए और इस पानी को इस हिल के ऊपर लाया गया है और इस हिल के ऊपर पानी को लाने के बाद इसे तेलंगाना प्लेटू के आसपास के जोन में छोड़ दिया गया है, जिससे कि वहां के लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके और साथ में इरिगेशन फैसिलिटी भी डेवलप हो सके। तो ये सारा कोशिश तेलंगाना प्लेटू के आसपास किया गया है। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे चला गया? तो पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना और साउथ इंडिया के आसपास आंध्र प्रदेश वाले जोन में गोदावरी और कृष्णा रिवर को जोड़कर एक लिंक प्रोजेक्ट बनाया गया और उसी को हम क्या कहते हैं, पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जो न्यूज में रहते हैं कि भाई इस रिवर के आसपास कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया और किस रिवर पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ये साउथ की जो गंगा है उस रिवर के बारे में था। अगली जो साउथ इंडिया में हमें रिवर दिखती है वो है कृष्णा। देखिए साउथ इंडिया की रिवर की एक खास बात है कि भाई ये रिवर पूरे साल नहीं बहती, ये कुछ ही टाइम एक तरीके से बहती रहती है, मिडियम 6 मंथ के आसपास। मानसून के टाइम इनके पास काफी ज्यादा वाटर होता है और उसके बाद इनका वाटर काफी कम हो जाता है। तो इस वजह से गोदावरी रिवर को आसपास वाले जोन में काफी ज्यादा डिस्प्यूट भी क्रिएट होते हैं, चाहे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच हो या तेलंगाना महाराष्ट्र के बीच हो। वाटर को लेके काफी ज्यादा क्राइसिस रहता है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उनको खुद को पानी नहीं मिलता, बहुत सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं और उसका रीजन भी इन रिवरों का पूरे साल ना बहना, इस वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगली जो हमारी रिवर है वो है कृष्णा और कृष्णा रिवर का भी ओरिजिन जो है महाराष्ट्र से ही होता है और महाराष्ट्र का एक पार्ट है जिसका नाम है महाबलेश्वर। तो ये भी वेस्टर्न घाट वाली जो साइड है उसी साइड पड़ता है। तो गोदावरी रिवर के बाद अगला जो हमारा रिवर का एक प्रोजेक्ट जो पड़ता है वो है कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ही, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर उसके बाद इसका भी जो फॉल होता है वो कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ही ये गिरती है और गोदावरी रिवर से थोड़ी सी बस दूरी पर, लगभग थोड़ा सा ही साउथ इंडिया की तरफ जाओगे वहां पर ये रिवर अपना डेल्टा बना देती है। और कृष्णा रिवर की खास बात कि ये भी अपने एरिया में कुछ इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, जैसे एक इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर के आसपास ही विजयनगर एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ। विजयनगर एम्पायर पूरा एक तरीके से डिपेंड था तुंगभद्रा रिवर पर और तुंगभद्रा रिवर पर कंट्रोल के लिए काफी ज्यादा वार होते थे। एक तरफ विजयनगर एम्पायर, दूसरी तरफ बहमनी किंगडम। और जो किंगडम विजयनगर एम्पायर बनी हो या बहमनी बनी हो, वो दोनों एक तो इरिगेशन के लिए और साथ में फर्टाइल लैंड के लिए तुंगभद्रा रिवर के आसपास अपना कंट्रोल करना चाहते थे।
इसीलिए वो आपस में लड़ते भी रहते थे कि भाई ये वाला हमें मिल जाए, ये वाला हमें मिल जाए। इसके लिए काफी ज्यादा उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। अगला जो इससे मिलती है वो है भीमा, जो लेफ्ट बैंक से आती है। दूसरी मूसी। मूसी रिवर तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद बाद से होते हुए आती है। तो मूसी एक इंपॉर्टेंट और ट्रिब्यूटरी हो जाती है, क्योंकि एक फेमस शहर जो साउथ इंडिया का है जहाँ पे चार मीनार दिखती है, जिसे नवाबों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, हैदराबाद। तो हैदराबाद से होके मूसी रिवर आती है, वो भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। और भी कुछ छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज जो इससे आके मिलती हैं, जिनमें वर्धा, ये भी आके इससे मिलती है। मालप्रभा, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो इससे आके मिलती हैं। और जहां पर ये गिरती है, माउथ ऑफ कृष्णा रिवर का होता है, वहीं पे इसका डेल्टा भी बनता है। और कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा के बिल्कुल बीच में एक लेक भी पाई जाती है, और इस लेक का नाम है लेक कुलेरू। लेक कुलेरू, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है एशिया की, साउथ एशिया की। और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स, जो नेचुरल बर्ड्स हैं, वो आती हैं, और उनका एक रेस्टिंग प्लेस भी इस एरिया में बनता है। तो लेक कुलेरू जो कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा के बीच में बनती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में, यहाँ के डेवलपमेंट में, और साउथ एशिया की एक इंपॉर्टेंट लेक के रूप में भी जानी जाती है। तो कई बार पूछा जाएगा कि भाई कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में या मिडल में जो लेक बनती है उसका नाम क्या है, या लेक कुलेरू कहाँ पे है? तो इन दोनों के बेल्ट की तरफ ही आपको लेक कुलेरू दिखेगी। और अगर आप मैप में देखना चाहें तो ऐसे आपको दोनों रिवर दिखेंगी। ये वाली पहली वाली रिवर है यहाँ से नासिक के पास से, ये वाली रिवर हमारी गोदावरी रिवर है, इधर जाके बे ऑफ बंगाल में दिखेगी। और इसके पास यहाँ हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, इसके आसपास आपको कृष्णा रिवर दिखेगी। कृष्णा की प्रमुख ट्रिब्यूटरी में तुंगभद्रा, विजयनगर एम्पायर वाली, फिर भीमा, फिर उसके बाद मूसी, फिर उसके बाद वर्धा, ये सारी चीजें इसकी दिखेंगी। और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के आसपास बे ऑफ बंगाल में गिर जाती। तो ये तो कुछ बड़ी लार्जर एक तरीके से ट्रिब्यूटरीज जो इसमें दिखाई देती हैं। उसके बाद कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, या कुछ छोटी छोटी रिवर है जो साउथ इंडिया की हमें दिखाई देती है, जिनमें से आगे जो हमें दिखाई देती है वो दिखती है कावेरी। कावेरी रिवर तमिलनाडु के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कावेरी रिवर का ओरिजिन भी कहां से होता है? साउथ इंडिया से। वेस्टर्न घाट, ज्यादातर जो रिवर है वो साउथ इंडिया की वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट को एक तो मानसून के टाइम ज्यादा बारिश मिलती है, और दूसरा थोड़ा सा हाइट भी ज्यादा है। तो कावेरी रिवर का डेवलपमेंट भी वेस्टर्न घाट से ही होता है, और फिर ये नीलगिरी हिल से होते हुए साउथ इंडिया के तमिलनाडु जो है वहां से निकलती है, और तमिलनाडु के बाद कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और कावेरी रिवर को काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि इस रिवर को वैसे साउथ इंडिया की रिवर जो हमने देखी
मैक्सिमम रिवर साउथ इंडिया की कैसी है कि वो सीजनल रिवर है, पेरेनियल नहीं है, पूरे साल नहीं रहती। लेकिन कावेरी रिवर इसका एक्सेप्शन है। उसका रीजन क्या है? एक तो मानसून जब आता है तब इसको रेनफॉल मिलती है, उस वजह से इसमें वाटर आता है। और दूसरा, जब तमिलनाडु में हमने देखा, जब तमिलनाडु मानसून आता है तो तमिलनाडु वाला जो पार्ट है वो पैरेलल पड़ता है मानसून के, तो मानसून आते टाइम तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होती। लेकिन जब मानसून जाता है, रिट्रीट ऑफ मानसून, तो रिट्रीट ऑफ मानसून के टाइम तमिलनाडु में रेनफॉल होती है, तो उस टाइम भी इसको पानी मिलता है। तो रिट्रीट ऑफ मानसून के टाइम जो रेनफॉल होती है, या जैसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट मानसून, उस टाइम तमिलनाडु में रेनफॉल होती है। इसलिए कावेरी रिवर एक ऐसी रिवर है साउथ इंडिया की जो पेरेनियल है, मतलब पूरे साल, होल ईयर इसको वाटर मिलता है। तो ये एक एक्सेप्शन है साउथ इंडिया में, और इसीलिए कावेरी रिवर को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। कर्नाटका हो या फिर केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, और सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट रहता है वो रहता है केरल और तमिलनाडु के बीच कि कावेरी रिवर का इतना पानी हमारा, इतना वाटर हमारा। उसका रीजन होता है कि कावेरी रिवर में हर टाइम पानी का रहना। और वहीं कृष्णा रिवर को लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये कंट्रियां भी लगी रहती है। और हमारे देश में एक वाटर ट्रिब्यूनल भी है, रिवर वाटर ट्रिब्यूनल। और वो ट्रिब्यूनल को कब बनाया जाता है? ट्रिब्यूनल का मतलब होता है किसी स्पेशल फील्ड में काम करने वाली कोर्ट। तो किसी स्पेशल फील्ड में या वाटर से रिलेटेड जो काम करते हैं एक्सपर्ट लोग, उसी को ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो हमारे देश में वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल का प्रोविजन किया गया, और गवर्नमेंट कई ट्रिब्यूनल बनाती है। कावेरी ट्रिब्यूनल भी है, कृष्णा रिवर ट्रिब्यूनल है, और ये ज्यादातर ट्रिब्यूनल साउथ इंडिया वाले जोन में पड़ती है। उसका रीजन, ज्यादा डिस्प्यूट इनके बीच ही होता है, वाटर के यूज को लेकर, या वाटर को डैम बनाकर, या इरिगेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को लेकर, ये भी सारी चीजें इसमें रहती है। और कावेरी रिवर इसके लिए एक इम्पोर्टेंट, और सबसे लास्ट में कावेरी रिवर के बाद एक और रिवर जो साउथ इंडिया की पड़ती है वो है वैगई। वैगई केरल वाली साइड से निकलेगी, वेस्टर्न घाट से, और फिर साउथ इंडिया में नीचे की तरफ जाएगी। और इस वैगई के पास ही रामनाथपुरम या राम्स डैम जिसे हम कहते हैं, वो वाला एरिया पड़ता है, रामनाथपुरम या राम डैम। तो ये चार इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, या चार इंपोर्टेंट रिवर हैं जो साउथ इंडिया के प्लेन को बनाती हैं। इसमें पहली हमने गोदावरी देखी, जिसका ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से होता है। उसकी कुछ इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखी, वैनगंगा, पैनगंगा, पूर्णा। फिर उसके बाद इसका डेल्टा देखा, दूसरी तरफ महाबलेश्वर से निकलने वाली कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर की भी हमने कुछ ट्रिब्यूटरी देखी, भीमा, मूसी, मालप्रभा, तुंगभद्रा। और इन दोनों के बीच में हम लोगों ने लेक कोलेरू देखा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कावेरी देखी, और कावेरी एक ऐसी साउथ इंडियन रिवर है जिसको दोनों टाइम पानी मिलता है, पूरे साल पानी रहता है। विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय रिट्रीट ऑफ मानसून, रेनफॉल होती है, और मानसून आते समय समर के टाइम इसको वाटर मिलता है। लास्ट में वैगई। ये चार इंपोर्टेंट रिवर हैं जो साउथ इंडिया के जोन को बनाती है। तो अब हमारी मेन जो रिवर हैं, चाहे साउथ इंडिया की बात हो या नॉर्थ इंडिया की बात हो, वो सारी हो चुकी है। अब हमें एक डिफरेंस बस करना है कि भाई जो ये रिवर हैं, एक डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि भाई बताइए कि हिमालयन रिवर और साउथ इंडियन रिवर या पेनिनसुलर रिवर में क्या डिफरेंस है। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, हिमालय रिवर और दूसरा पेरेनियल रिवर, पेनिनसुलर रिवर, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्री में भी, या इसको और दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की रिवर के बीच डिफरेंस क्या है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन रिवर के बीच डिफरेंस क्या है। पहला हम बात करें नंबर 1, ओरिजिन। पॉइंट 1 की बात करें कि ओरिजिन, तो हिमालयन रिवर का ज्यादातर जो ओरिजिन है वो हिमालयन माउंटेन से हुआ है, और पेरेनियल रिवर का ज्यादातर जो डेवलपमेंट है वो वेस्टर्न घाट। ये एक पहला डिफरेंस। दूसरा, वाटर, ये जो रिवर है ये ग्लेशियर से वाटर मिलता है, प्लस मॉनसून से भी वाटर मिलता है, दोनों से इसको वाटर मिलता है, और इस वजह से ये रिवर पेरेनियल रिवर है, या होल ईयर इनके पास वाटर रहता है, एक बार ग्लेशियर से, दूसरे टाइम मानसून की वजह से। वही इनकी बात की जाए तो सीजनल रिवर है। बस एक्सेप्शन को छोड़ के, एक्सेप्शन क्या है, कावेरी, तो उस एक्सेप्शन को याद रखना, कई बार बता सकते हैं। तो कावेरी, कावेरी इसका एक्सेप्शन है। दूसरी बात करें, तीसरा पॉइंट, कि जो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर है उसमें लार्जेस्ट एरिया या फर्टाइल लैंड किसके पास ज्यादा है, लार्जेस्ट बेसिन, तो लार्जेस्ट बेसिन हमें इनके पास मिलता है, मोर देन पेनिनसुलर रिवर। ज्यादातर जो नॉर्थ इंडिया की रिवर है उनका जो बेसिन है या कैचमेंट एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है, और साउथ इंडियन रिवर का कैचमेंट एरिया थोड़ा सा कम है, लेस देन हिमालयन। अगली बात आती है एज, स्टेज क्या है। देखो स्टेज का मतलब क्या वो यूथ में है, और यूथ में है या नहीं हमें कैसे पता चलता है। अगर कोई रिवर मियांड्रिंग कर रही है तो इसका मतलब वो यूथ स्टेज में, और एक बिल्कुल फिक्स रास्ते पे चल रही है तो इसका मतलब वो ओल्डर एज में है। और पेनिनसुलर इंडिया का डेवलपमेंट पहले हुआ और हिमालयन का डेवलपमेंट अभी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ की रिवर यूथ स्टेज में है, और उसका रीजन मियांड्रिंग करना। वहीं ये वाली जो रिवर है पेनिनसुलर वाली, वो थोड़ी ओल्ड रिवर है। क्यों? क्योंकि मियांड्रिंग नहीं करती, अपना रास्ता चेंज नहीं करती, पाथ चेंज नहीं होता साउथ इंडियन रिवर का। तो इस वजह से साउथ इंडियन में। अगली बात आती है डेल्टा, तो इनका जो डेल्टा होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है,
क्योंकि वाटर ज्यादा है, सेडिमेंट ज्यादा है, हिमालय से आ रही है, और साथ में ही बर्ड फुट की तरह होता है। हमने कुछ डेल्टा देखे थे, और बर्ड फुट वाला डेल्टा कैसे होता है, जैसे बर्ड का पैर होता है उसकी तरह। और मेन रिवर आती है, और वो इसमें जैसे गंगा का डेल्टा आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देखेंगे, और इससे बना हुआ सुंदरवन, ये वाला एरिया इसका सबसे बढ़िया है। तो बिगर होता है, बर्ड के फुट की तरह होता है, इसका थोड़ा स्मॉल होता है और एक्यूट टाइप का होता है ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा पानी कम है इस वजह से। आर्क्यूट टाइप, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन रिवर का डेल्टा हमें दिखाई देता है। और इस वजह से इन रिवरों में डिफरेंस भी दिखाई देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि भाई इन रिवरों में डिफरेंस क्या क्या होता है। और दोनों रिवर की खास बात क्या है, दोनों रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। फॉल डाउन कहाँ होती है, ये भी बे ऑफ बंगाल, और साउथ की रिवर ज्यादातर है बे ऑफ बंगाल। क्योंकि इंडिया का जो प्लेट है उसका थोड़ा सा झुकाव है ईस्टर्न साइड, और इस झुकाव की वजह से जितना भी रिवर डेल्टा बनाती हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ही डेल्टा बनाती है। तो ये कुछ हम लोगों ने डिफरेंस देखे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की रिवर के बीच। तो ऐसे आज हमारा जो रिवर वाला पार्ट है या जो कैचमेंट वाला पार्ट है वो वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। और अब आप आसानी से देख सकते हो कि भाई कहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है इंडिया में। एक और जो पॉइंट हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं लैंड कैसा है। तो हिमालयन रिवर का जो लैंड है वो ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि नया एलुवियल सॉइल बार बार आता रहता है। और इधर वाला जो रिवर है वो लेस फर्टाइल है। अगली बात आई डिजास्टर। तो नॉर्दर्न रिवर में जब पानी ज्यादा हो जाता है या हिमालयन रिवर में तो वो फ्लड ला सकता है, लेकिन साउथ रिवर में फ्लड की प्रॉब्लम नहीं होती। उसका रीजन होता है इतना ज्यादा पानी नहीं होता। तो नेचुरल डिजास्टर की तरह साउथ रिवर नहीं करती। जैसे इसमें फ्लड का एग्जांपल कोसी रिवर हम देख सकते हैं, जो ईस्टर्न वाले पार्ट में। अभी यमुना रिवर जो दिल्ली के आसपास फ्लड आया, लेकिन वही साउथ इंडिया में आपको फ्लड नहीं दिखेगा। साइक्लोन की वजह से जरूर वहां पे फ्लड आता है, लेकिन रिवर की वजह से वहां पे फ्लड नहीं आता। ये भी एक कॉमन चीज हमें दिखाई देती कि रिवर की वजह से साउथ इंडिया में हमें फ्लड नहीं दिखाई देता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे दोनों रिवर के बीच कि भाई क्या क्या दोनों में इम्पैक्ट पड़ता है और क्या क्या अलग अलग चीजें हैं। तो ये हमने देखा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की रिवर के बीच डिफरेंस, कि कैसे उनमें क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे इन दोनों के बीच डिफरेंस किया जा सकता है या चीजों को समझा जा सकता है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि भाई साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडियन रिवर में क्या क्या चीजें। और गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट जो हम देख भी रहे थे, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उसमें मेन पर्पस यही है गवर्नमेंट का कि जो ज्यादा वाटर वाली नॉर्दर्न रिवर हैं उनके वाटर को लेस वाटर वाली या सीजनल जो रिवर हैं साउदर्न इंडिया की उनसे लिंक कर दिया जाए। अभी क्या होता है कि नॉर्दर्न रिवर में जो पानी आता है
वो ज्यादातर पानी बह के चला जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो क्यों ना नॉर्दर्न रिवर के वाटर को एक तरीके से लिंक कर दिया जाए साउदर्न रिवर के, गंगा रिवर को, साथ में ब्रह्मपुत्र रिवर को, महानदी रिवर को, नर्मदा, तापी, इन सब रिवर को एक तरीके से एक दूसरे से इंटरलिंक कर दिया जाए। और इंटरलिंक करने से फायदा क्या होगा, एक तो जो वाटर सॉल्ट वाटर में चेंज होता है बे ऑफ बंगाल में गिर के, वो नहीं होगा। और दूसरी बात, हमें जो हम लोग अपना नेशनल वाटरवे डेवलप करना चाहते हैं, उस नेचुरल वाटरवे के लिए जरूरी है कि हमारे पास पानी हो। क्योंकि साउथ इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आप नेशनल वाटरवे डेवलप करना चाहते हो तो भैया सीजनल रिवर है, हर टाइम पानी होता नहीं। तो एक सीजन तो आप सिर्फ चला सकते हो या वो चला सकते हो, इन दूसरे सीजन नहीं चला सकते। तो कहीं ना कहीं वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम इन रिवरों को इंटरलिंक कर दें तो कहीं ना कहीं वाटर की जो कमी है या वाटर वीकनेस जो यहाँ पे दिखाई देती है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में ही इन स्टेटों के बीच जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं, चाहे कृष्णा रिवर हो, गोदावरी रिवर हो, कावेरी हो, तो वाटर डिस्प्यूट को भी कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे प्रोविजन देते हैं। और साथ में ही नॉर्थ इंडिया में जो ये रिवर है, इनकी वजह से फ्लड आती है। तो इसका एक्सेस वाटर अगर साउथ इंडिया चला जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्लड की प्रॉब्लम जो है उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग सॉल्यूशन देते हैं कि हमें इन रिवरों को लिंक करना चाहिए। और इस बार जो मोदी गवर्नमेंट है, उसने इस प्रोजेक्ट पे काफी काम भी किया है। नमामि गंगे हो, नमामि ब्रह्मपुत्र हो, या फिर हमारी वाटर मिनिस्ट्री हो, जो डेवलप इसलिए की गई है कि वाटर को लेकर कैसे हम लोग एक तरीके से काम करें। और धीरे धीरे वर्ल्ड में वाटर की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और कभी आपने सुना भी होगा कि भाई थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में बोला जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वार भी वाटर के ऊपर होगा। तो पानी एक सबसे बेसिक नीड है और उस चीज को पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम रिवरों का ध्यान रखें और साथ में ही इन रिवरों के आसपास के एरिया को पॉल्यूटेड ना होने दें, वरना यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को वायबल बनाने में या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है लिंक करना रिवर को, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। और साथ में जब हम लिंकिंग करेंगे तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी बात, बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इसकी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं इस पे बहुत ज्यादा इकोलॉजी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल जो पाथ है किसी रिवर का उसको हम लोग चेंज करेंगे। और नेचुरल पाथ को चेंज करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं डिजास्टर भी हो सकता है इन रिवरों में। और इनके जो इक्वेटिक एनिमल है, जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, इन पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम लोग ऐसा करेंगे। तो ये दोनों एक अलग अलग जोन है, उन्हें अलग अलग जोन में नेचुरल तरीके से हमें फ्लो होते रहना चाहिए और हमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत कैनाल हम लोग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो इकोलॉजी को काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है या वेजिटेशन है उसको भी लॉस होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना करें और जैसे ये चीजें चल रही हैं वैसे ही इन चीजों को चलने दें। तो ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंट के साथ में आते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें इंटरलिंकिंग और रिवर प्रोजेक्ट को करने से पहले उसका इम्पैक्ट देख लेना चाहिए। अभी हमारे पास ऐसा डाटा भी नहीं है कि कैसे यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इस डाटा के थ्रू एक तरीके से जान सके कैसे हम लोग इस वाले प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, चाहे वो ड्रॉट के रूप में हो या फ्लड के रूप में हो
या फिर और कोई नेचुरल डिजास्टर जो यहाँ पे हो सकता है एक्वेटिक के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, उस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन गवर्नमेंट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट को लेके काफी ज्यादा सीरियस है, और साथ में गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट अगर हमारा सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग मेक इन इंडिया के लिए काफी लो कॉस्ट पर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएंगे। तो सरकार इसको वाटरवे से भी जोड़ती है, और वाटरवे से होगा तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिलेगा। इसीलिए सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करवाए हैं, और हमने देखा भी कि भाई शुरू में हमारे पास 5 नेशनल वाटरवे थे, लेकिन सरकार ने 106 और मतलब टोटल 111 वाटरवे करवा दिए, और साथ में सरकार ने एक वाटर मिनिस्ट्री भी बनाई है। तो इसलिए सरकार वाटर पे काफी ज्यादा ध्यान देना चाहती है। तो वाटर क्लीन के लिए तो है ही, साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए। और एंशियंट टाइम में काफी ज्यादा यूज किया जाता था, चाहे विजयनगर एम्पायर हो या फिर हमारा मगध एम्पायर हो, अशोका वाला हो, ये सारे लोगों ने भी काफी ज्यादा यूज किया है वाटर ट्रांसपोर्ट का, और उससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी मिला है कि भाई कैसे ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगला जो हमारा आता है कि भाई इंडिया के मिनरल्स वाले बेल्ट। कुछ इंपोर्टेंट बेल्ट है इंडिया में जहां पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बस उनके बारे में हम जानेंगे। ज्यादातर चीजें हमने देख ली है उनके फिजिकल की। तो इंपोर्टेंट मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ इंपोर्टेंट मिनरल्स बेल्ट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ज्यादातर इंडिया के मिनरल्स बेल्ट आपको पेनिनसुला वाले पार्ट में दिखाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है छोटा नागपुर प्लेटू, जहां से इंडिया का कोल हो, आयरन ओर हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और छोटा नागपुर प्लेटू की खास बात, इसमें आपको धारवाड़ ये वाली रॉक मिलती है, साथ में इसमें कुडप्पा ये रॉक भी मिलती है, और इसके अलावा इसमें गौड़वाना, ये तीनों लैंड के फॉर्म यहाँ पे मिलते हैं। और इस वजह से इस वाले एरिया में काफी ज्यादा आपको कोल मिलेगा। जैसे कोल के एरिया में बात करें तो हमने यहाँ पे दामोदर रिवर काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पर कोल के लिए। साथ में झारखंड में एक एरिया है झरिया, झरिया कोल माइन, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया गया, फॉरेस्ट को डिजास्टर में चेंज हुआ, और वहां के लोकल लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज से, तो इसलिए झरिया भी काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। उसके पास में रानीगंज, ये भी झारखंड में पड़ता है, तो रानीगंज। इसके अलावा यहाँ पर माइका, माइका जो यहाँ पे होता है कोडरमा एक पार्ट है वहां पे होता है कोडरमा। इसके अलावा यहाँ पर कॉपर, कॉपर भी यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई देता है, जो घाटशिला, मयूरभंज, इस वाले एरिया में आपको काफी ज्यादा कॉपर दिखाई देगा। तो छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, जहां पर सबसे ज्यादा हमें आयरन और
साथ में कॉपर, साथ में माइका, साथ में कोल। और यहाँ पर जो कोल है वो बिटुमिनस टाइप का है, जो सेकंड क्वालिटी का कोल होता है। सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कोल एंथ्रेसाइट, वो यहाँ पे नहीं मिलता। सेकंड क्वालिटी का जो बिटुमिनस टाइप का है वो यहाँ पे मिलता है। और इस बेल्ट की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेटू, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, रांची का प्लेटू, साथ में राजमहल, हजारीबाग, ये 3 जो प्लेटू हमने देखे थे उसी वाले बेसिन में ये सारी चीजें मिलती है। और यहाँ पर सेंग्यो या सेंगई, ये आयरन ओर की इंडस्ट्री का है। साथ में जमशेदपुर, वो भी आयरन ओर इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे आसपास की जो रिवर हैं, उन रिवरों से कोल को साफ करने के लिए और आयरन के लिए काफी ज्यादा फायदा मिलता है हमें। वाटर भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए भी इस रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इतने सारे रिसोर्स होने के बावजूद ये वाला एरिया काफी ज्यादा बैकवर्ड है। और उसका सबसे बड़ा रीजन कि हम लोगों ने जो फायदा मिला इनके इंडस्ट्री का, वो यहाँ के लोगों को कम मिला, बाहर के लोगों को ज्यादा मिला। टेंडर ले लिया गया और बड़े बड़े लोग उन पैसे को लेके चले गए। एक और जो इम्पोर्टेंट रिवर यहाँ की महानदी, जो हमें उड़ीसा वाले जोन में दिखती है, उस वाले जोन में है। तो इंडिया के मिनरल्स रिसोर्स की वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। और इसमें बहुत सारे इंडिया के रिसोर्स जो है वो मिलते हैं। और छोटा नागपुर प्लेटू का डेवलपमेंट झारखंड, साथ में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सारे स्टेटों में हुआ है। और इन सारे स्टेटों में हमें ये लोकेशन दिखाई देती है। अगला जो हमारा सेकंड बेल्ट है वो है एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, ये वाला एमपी प्लस महाराष्ट्र। इस वाले जोन में भी इंडिया के बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो सारी चीजें मिलती है। जैसे सिंगरौली कोल के लिए, कोल यहाँ पे मिलता है सिंगरौली। कई बार आपसे मैच करने के लिए पूछा जाता है कि भाई ये वाला मिनरल्स किस स्टेट में मिलता है, तो वो सारी चीजें लोकेशन कुछ की इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे एक माइन है पन्ना, हीरा पन्ना, मूवी में भी आपने सुना होगा, जो डायमंड के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इंडिया में डायमंड मिलता था पन्ना में। बालाघाट जो महाराष्ट्र का एरिया था, वहां पर भी हमें बहुत सारी चीजें, कॉपर, आयरन ओर, ये सब मिलता है। चंद्रप्रभा, चंद्रपुर, चंद्रपुर जो महाराष्ट्र वाले एरिया में, वहां पे भी हमें काफी ज्यादा आयरन और भी बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। और साथ में कोल भी मिलता है। तो ये इंडिया का एक सेकंड जोन है जो एमपी और उसके आसपास पड़ता है। 2-3 जोन और है हमारा, एक कर्नाटका में, एक अरावली वाले में। ये साउथ इंडिया में कर्नाटका, जहाँ पे बेंगलोर पठार पड़ता है, ये इंडिया का थर्ड वाला पार्ट है। और इस कर्नाटका वाले पार्ट में भी हमें बहुत सारे मिलते हैं। बस साउथ इंडिया में एक प्रॉब्लम है, कोल नहीं मिलता। आयरन ओर यहाँ पे मिलेगा, कॉपर मिलेगा, लेकिन कोल यहाँ पे नहीं है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि रिसोर्स का सही से यूज नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी यहाँ पर भद्रावती, आयरन ओर के लिए एक फेमस प्लेस है। जब यहाँ पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं भद्रावती को हम लोग यूज करने लगे।
और भद्रावती वाले एरिया में आयरन और इंडस्ट्री को काफी बड़े लेवल पर डेवलप किया। और इस वाले पार्ट में जो रॉक मिलती है वो है धारवाड़। धारवाड़ रॉक थोड़ा सा सेडिमेंट्री रॉक टाइप का होता है, इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें। साथ में इसके पास में विश्वासरैया, ये वाला एरिया भी हमें दिखता है। और यहाँ पर जो वाटर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था वो महात्मा गांधी हाइड्रो प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी जी के नाम पर हाइड्रो प्रोजेक्ट हम लोगों ने कर्नाटका में चलाया और उसके बाद ही यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। साथ में यहाँ पे हमने कुद्रेमुख जो हिल देखा था, बाबा भूदान का कुद्रेमुख, उसमें भी हमें मिनरल्स दिखाई देते हैं। और सबसे लास्ट वाला पार्ट, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो इंडिया का दिखता है वो है अरावली। ये वाला जोन जो राजस्थान साइड में ज्यादातर पड़ता है। तो अरावली हमारे इंडिया का 4th नंबर का इंडस्ट्रियल जोन है। अरावली में भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, धारवाड़ और साथ में कुड़प्पा, ये दोनों मिलता है। वहां पे झुंझुनू, छतरी, झुंझुनू, छतरी, ये कॉपर माइनिंग है। कॉपर काफी ज्यादा मिलता है इस वाले एरिया में। साथ में इसमें जिप्सम, जो खेत में सैलिनिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, वो मिलता है। साथ में इस एरिया में सॉल्ट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इस वाले एरिया में वाटर की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से डेवलप होने में भी दिक्कत होती है। साथ में लेड, सीसा, वो भी यहाँ पे, जिंक, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ में लाइम स्टोन। अलवर और उदयपुर काफी ज्यादा डेवलप है इस मामले में, पूरे दोनों शहर इस इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से डेवलप हुआ है। तो अलवर, उदयपुर, ये वाले क्षेत्र वाले एरिया भी यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। और रन ऑफ कच्छ और डेजर्ट इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो ये इंडिया के हमने कुछ मिनरल्स बेल्ट देखे। 4 मिनरल्स बेल्ट में हमने देखा, पहला हमने देखा छोटा नागपुर, दूसरा हमने एमपी महाराष्ट्र, तीसरा हम लोगों ने कर्नाटका, चौथा हमने अरावली, जहां पे इंडिया के इंपोर्टेंट सॉइल मिलते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सॉइल ऑफ इंडिया। और ज्योग्राफी के बस 1-2 टॉपिक बने हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल ऑफ इंडिया, उसको हम पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कुछ पूछ सकते हो। तो नेहा जी कुछ पूछना है? नो सर। चलिए तो नेहा जी कल के टॉपिक में मिलते हैं, सॉइल ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। वेलकम नेहा जी।